सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि एपी की समांतर श्रेणियां, जिसे हिंदी में कहा जाता है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रश्नावली 5.1 से प्रश्न संख्या 1 को पढ़ना। इससे पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, केवल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही बाकी है। तो क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। जो हमें स्थितियां दे रखी हैं उनके रिजल्ट में जो भी हमें संख्याएं मिलने वाली हैं, क्या उनकी लिस्ट एपी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यदि कर रही है तो क्यों कर रही है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। हमें जो एपी बनानी है वो कौन सी संख्याओं को इकट्ठा करके बनानी है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जैसे 1 किलोमीटर के बाद कितना किराया है, फिर 2 किलोमीटर के लिए कितना किराया है, फिर 3 किलोमीटर के लिए कितना किराया है, उनसे बनने वाली सूची को हमें चेक करना है कि वह एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 के बराबर है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया A1 का काम करेगा, यानी कि एपी के लिए फर्स्ट टर्म का काम करेगा। एपी तो हम चेक करके बताएंगे कि वह होगी या नहीं। दिए गए लिस्ट में फर्स्ट टर्म का काम कर रहा होगा ₹15, तो हम इन्हें लिख करके बताएंगे। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, जिसे हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। A1 का मान हमें दे रखा है ₹15 के बराबर। इसी तरीके से यदि हम 2 किलोमीटर के लिए किराया निकाल रहे हो, जिसे हम A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 किलोमीटर का किराया कैसे निकालना है। पहले किलोमीटर के लिए किराया ₹15 के बराबर है और उसके आगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 के बराबर है। तो पहले किलोमीटर का ₹15 और उसके आगे 1 किलोमीटर का ₹8, तो कुल मिलाकर के हमें मिल जाते हैं ₹23। इसी तरीके से यदि हमें 3 किलोमीटर के लिए किराया निकाल करके बताना है, जिसे हम A3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 किलोमीटर का ₹23 तो हमें पहले ही मिल चुका है। 1 किलोमीटर और जोड़ देना है, उसके आगे किलोमीटर के लिए हमें ₹8 और जोड़ देने हैं। 23 में 8 जोड़ेंगे तो हमें ₹31 आंसर में मिलेगा। इस तरीके से हमें A3 मिल जाता है। यदि हम 4 किलोमीटर के लिए किराया निकाल करके बताएं, A4 की वैल्यू बताएं, तो 3 किलोमीटर के लिए तो ₹31 पूरे हो ही चुके हैं। उसके बाद 1 किलोमीटर का किराया ₹8 हम यदि और जोड़ देते हैं, तो कुल मिलाकर के हमें ₹39 आंसर में मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने सूची में 4 पदों को इकट्ठा किया है। जब भी हमें लिस्ट दे रखी होती है और हमें चेक करना होता है ये जो लिस्ट है, जो ये सूची है, वह एपी बना रही है या नहीं बना रही है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि हमें सार्वंतर का मान चेक करना है क्या सभी के लिए बराबर है, यानी कि हम A2 माइनस A1 का मान निकालेंगे, A3 माइनस A2 का मान निकालेंगे और A4 माइनस A3 का मान निकालेंगे। यदि तीनों आंसर एक जैसे आते हैं तो दी गई लिस्ट AP को रिप्रेजेंट कर रही होगी, नहीं तो नहीं कर रही होगी। तो सबसे पहले निकाल करके बताएंगे A2 माइनस A1। A2 के लिए मान 23 है और A1 के लिए मान 15 है। घटा करके बताएंगे, आंसर 8 आएगा। A3 माइनस A2 का मान निकालें तो A3 का मान बराबर है 31 के और A2 का मान बराबर है 23 के। फिर से आंसर हमें 8 ही मिलने वाला है। और A4 माइनस A3 यदि निकाल करके बताएंगे तो 39 माइनस 31, फिर से आंसर हमें 8 मिलने वाला है। आप देख रहे हैं तीनों के तीनों मान एक जैसे आ रहे हैं। प्रत्येक पद में अंतर का मान बराबर बराबर दे रखा है और जब भी यह स्थिति पूरी हो जाती है, A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3 के। जितनी भी टर्म्स हमें दे रखी है सभी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्याओं की सूची हमें दे रखी है वह एक एपी का निर्माण कर रही है। इन सूची से एक एपी बन रही है। हमें केवल यही चेक करके बताना था कि जो हमें संख्याओं की सूची इस कंडीशन से मिलने वाली है वो एपी है, और है तो क्यों है, तो हमने उन्हें चेक करके बताया क्यों का आंसर भी, क्योंकि सार्वंतर का मान सभी के लिए बराबर बराबर है, इसीलिए यह एपी भी है। इसके बाद सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा से हमें एपी का निर्माण करना है, लिस्ट बनानी है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा से। जबकि कंडीशन दे रखी है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बार यदि हम पंप का इस्तेमाल करते हैं, वायु निकालने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय बेलन में जितनी भी वायु वहाँ उपस्थित है उसका 1/4 भाग वह बाहर निकाल देती है। तो हम मान करके यदि चलें कि बेलन में प्रारंभ में जो हवा की मात्रा है वो x के बराबर है, तो
पहली बार में x का 1/4 भाग उस पंप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा, मतलब x/4 भाग बाहर निकल आएगा। उस भाग को बाहर निकालने के बाद कितनी वहाँ हवा शेष बच रही है उस संख्या को हमें ज्ञात करके बताना है कम से कम 3 या 4 स्टेप में। तो हम यहाँ मान करके चलेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, प्रारंभ में मान करके चल रहे हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जिसे हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हवा की मात्रा से ही हमें लिस्ट को प्रिपेयर करना है। तो प्रारंभ में हम मान करके चल रहे हैं कि उसमें हवा की मात्रा x के बराबर है। यदि हम एक बार बेलन से हवा निकाल लेते हैं तो पहली बार हवा निकालने के बाद एक बार हमने पंप का इस्तेमाल कर लिया है, तो उसके बाद बेलन में कितनी शेष हवा बच रही है यदि उसकी कैलकुलेशन करके बताएं, बेलन में शेष हवा कितनी हवा वहाँ बच रही होगी, मतलब हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है। प्रारंभ में जो हवा की मात्रा थी वह x के बराबर थी, उसमें से कितना बाहर निकालना है, 1/4 भाग निकालना है। 1/4 कितने का, जो प्रारंभ में वहाँ उपस्थित है उसका 1/4 भाग हमें बाहर निकाल देना है, तब हमें पता चलेगा कि शेष हवा का मान कितना होगा। यदि हम x में से 1/4x बाहर निकाल रहे होंगे तो 3/4 बच रहा होगा, 3/4x हमें सेकेंड टर्म का मान बच रहा होगा एक बार हवा निकालने के बाद उस बेलन में कितनी हवा बच रही है। इसी तरीके से यदि हम दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा का मान ज्ञात करें, तो दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा, अब नेक्स्ट स्टेप निकाल रहे हैं इसलिए इसे A3 से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जब हम दूसरी बार हवा निकाल रहे होंगे तो उसमें शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। अब पहले स्टेप में जो हमारी रिमेनिंग वॉल्यूम है वो 3/4x है, 3/4x के बराबर बच रहा है। उसमें से इतने का 1/4 भाग बाहर निकाल लेना है, जितना उसमें उपस्थित है उसका ही तो 1/4 निकालना है, तो इसीलिए 1/4 गुना भी इसी मान का करेंगे। अब हमारा x से कोई मतलब नहीं है, x तो केवल हमें फर्स्ट स्टेप में काम में लेना था। इसके बाद जितना बचा है उसे हमें काम में लेना है, इसके बाद जो इसका आंसर बचेगा उसको हमें काम में लेना है। इन्हें आगे सॉल्व करें, 3/4x माइनस, इनकी ऊपर गुणा करेंगे तो 3x, नीचे गुणा करेंगे तो 16। इनका लैसे लेकर के यदि हम घटा करके बताएं तो 4 और 16 का लैसे आएगा 16। 4 से भाग करेंगे 4 बार, 4 तिया 12 और 12 से 3 घटाएंगे तो हमें बचेगा 9x। तो ये हमें पता चल जाता है A3 का मान। इसी तरीके से आगे भी इसे हल कर लें। इसी तरीके से तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा का आयतन यदि हमें निकालना है तो इसे हम A4 कह सकते हैं। अब यहाँ रिमेनिंग कितना रहा, शेष हवा है 9x/16, उसी का ही 1/4 भाग हमें बाहर निकालना है, तो 1/4 गुना इस आयतन का 9x/16। फिर से इन्हें अगर हम आगे हल कर लेते हैं तो 9x/16 माइनस ऊपर हल करेंगे तो 9x, नीचे इनकी गुणा करेंगे तो 64 के बराबर आएगा। फिर से लैसे ले लें, इनका 64 आएगा, 16 से जाएगा, 16 चौका 64, 4 बार, 4 की गुणा 9 में करेंगे तो 4 नाम 36। यदि हम 36 से 9 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 27x। ये हमें मिल जाता है A4 का मान। इसके बाद हमें चेक करना है कि ये संख्याएं AP का निर्माण कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके लिए फिर से वही कंडीशन, सबसे पहले हम A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर लें। A2 का मान अभी हमें ऊपर मिला था 3/4x और A1 का मान हमने x के बराबर माना था। इनका लैसे लेकर के यदि हल किया जाएगा तो लैसे 4 आएगा, 3x ऐसे का ऐसा, 1 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा तो 4x। तो हल करने पर हमें मिलेगा माइनस में 1/4x या माइनस में x/4। इसी तरीके से यदि हम A3 माइनस A2 कैलकुलेट कर लेते हैं तो A3 का मान अभी अभी हमें मिला, A3 का मान 9x/16 के बराबर और A2 का मान हमें प्राप्त हुआ 3x/4 के बराबर। फिर से यदि हम इनका लैसे लेकर के हल करते हैं तो लैसे 16 आएगा, 9x ऐसे का ऐसा, 4 से ये जाएगा 4 बार, 4 तिया 12। इन्हें आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 3x/16। इसी तरीके से यदि हम A4 माइनस A3 भी कैलकुलेट करके बताएं तो A4 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी तो हमें आंसर मिला था 27x/64 और A3 का मान हमें मिला था 9x/16। फिर से यदि आप इन्हें हल करके बताएंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस के 9x/64। आप देख रहे हैं सभी मान बिल्कुल अलग अलग हैं, तीनों के तीनों मान एक दूसरे से भिन्न भिन्न आ रहे हैं। और जब भी
सारवंतर का मान बराबर बराबर नहीं होता है, यानी कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 डैश डैश। तो दी गई जो हमें सूची होती है वह AP का निर्माण नहीं कर रही होती है, तो यही बात हम उन्हें लिख करके बता देंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसीलिए यह AP नहीं है। हमें यही चेक करके बताना था कि AP है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, सारवंतर का मान बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। खुदाई करने के लिए कितनी लागत आ रही है उससे हमें एक लिस्ट बनानी है और चेक करना है AP है या नहीं है। जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। तो यदि हमें प्रथम मीटर खुदाई की लागत ज्ञात करके बतानी हो, यदि हम फर्स्ट टर्म निकाल करके बताएं A1, जिसे हम कहेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, तो हमें प्रथम मीटर के लिए खुदाई की लागत 150 रुपये दे रखी है। इसके बाद यदि हमें A2 का मान निकालना है, यानी कि 2 मीटर की खुदाई की लागत, तो 2 मीटर के लिए पहले मीटर के लिए हो गया 150 रुपये, और जबकि हमें आगे वाले बाद वाले प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितने रुपए बढ़ जाती है, 50 रुपये बढ़ जाती है। 50 रुपये और देने हैं यदि 1 मीटर और खुदवाना है, तो कुल मिलाकर के 2 के लिए 200 मीटर हो जाएगा। यदि हमें A3 का मान निकाल करके बताना है, यानी कि 3 मीटर की खुदाई की लागत, तो 200 रुपये तो 2 मीटर की खुदाई की लागत हो गई है। 1 मीटर और खुदवाने के लिए 50 रुपये और देने पड़ेंगे, तो कुल मिलाकर के हमें 250 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरीके से A4 निकाल करके बताना है, तो 250 तो पहले से ही दे दिए, 1 मीटर के लिए 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के हमें 300 रुपये देने होंगे। इस तरीके से हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट किए। इसके बाद फिर से चेक करें कि A2 माइनस A1 का मान कितना है, तो 200 माइनस 150, आगे हल करके बताएंगे तो 50 रुपये मिलेगा। A3 माइनस A2 फाइंड आउट कर लें, तो 250 में से 200 घटाने पड़ेंगे, फिर से आंसर 50 ही मिलेगा। और A4 माइनस A3 निकालेंगे तो फिर से 300 में से 250 घटाने पड़ेंगे, तो आंसर 50 मिलेगा। आप देख रहे हैं तीनों के तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं, सारवंतर बराबर बराबर चल रहे हैं। और जब भी ऐसी स्थिति हमें मिल जाए कि सारवंतर का मान बराबर बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि दी गई जो हमें लिस्ट है वह एक AP का निर्माण कर रही है, इसीलिए जो हमें दी गई समस्या है वह एक AP का निर्माण कर रही है। इसके बाद इसमें एक लास्ट पार्ट और बच जाता है, पार्ट नंबर 4, उसे भी समझ लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब है जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ लेते हैं तो हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जो प्राप्त हो रहा होगा उससे एक लिस्ट बनानी है। जबकि हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि 10,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा किया जाता है। जो हमें मिश्रधन निकालना है वो चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से निकालना है। प्रारंभ में जो हमें धनराशि दे रखी है वह 10,000 रुपये के बराबर दे रखी है, तो हमें यहाँ मूलधन का मान दे रखा है, जिसे हम अपने फॉर्मूले में P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहा जाता है। तो मूलधन का मान हमें दे रखा है 10,000 रुपये के बराबर। साथ ही यहाँ जो हमें दर दे रखी है वार्षिक ब्याज दर, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिख लें हम वार्षिक ब्याज दर, इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान हमें 8% दे रखा है। साथ ही जो हमें ब्याज लगानी है वह वार्षिक के हिसाब से लगानी है, तो ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं रहा होगा। इसके बाद यदि हम प्रारंभ में मूलधन की बात करें, प्रारंभ में जो हमारे पास अमाउंट है वो 10,000 रुपये के बराबर है, इसीलिए प्रारंभ में जो मिश्रधन है वो मूलधन के ही बराबर होगा जब तक उस पर कोई ब्याज नहीं लगी है। जब समय का मान 0 है, जब हमने एक अमाउंट को खाते में डाला ही डाला है, तो उस वर्ष खाते में 10,000 के 10,000 ही रहने वाले हैं। इसीलिए पहले बार में A1 का मान 10,000 रुपये के बराबर ही रहेगा, जितना कि हमें मूलधन दे रखा है वही हमारा मिश्रधन का काम कर रहा होगा। यदि हमें 1 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात करके बताना है कि 1 साल के बाद कितनी धनराशि हमारे उस बैंक अकाउंट में हो जाती है, जिसे हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, टोटल अमाउंट इक्वल P इंटू 1 + R/100 की होल पावर n, जहाँ P प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r
वार्षिक ब्याज दर को रिप्रेजेंट करते हैं और n वर्षों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कितने वर्षों के लिए यह ब्याज दर लगानी है। यदि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, अब हमें 1 वर्ष के लिए निकालना है तो n का मान 1 रहेगा, p का मान क्वेश्चन में दे रखा है और r का मान भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इस फॉर्मूले में यदि हम मान लगाएंगे तो p की जगह पर 10,000 ब्रैकेट में लिखना है 1 प्लस r का मान 8/100 और होल घात में 1। हमने आगे हल ना करें, इन्हें ऐसे का ऐसा ही रहने दें। इसके बाद यदि हम 2 वर्ष बाद मिश्र धन निकाल करके बताएं, यदि हम 2 वर्ष बाद मिश्र धन की बात करें तो उसे हम A3 से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि 2 टर्म हम निकाल चुके हैं। 2 वर्ष का मतलब है n का मान 2 रखना है। फिर से फॉर्मूले में यदि हम मान रखेंगे तो p की जगह 10,000, 1 प्लस r का मान बटे 100 और घात में n का मान इस बार 2 के बराबर रहेगा। इसी तरीके से यदि हम एक टर्म और फाइंड आउट कर लें, 3 वर्ष बाद मिश्र धन जिसे हम A4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वह बराबर होगा 10,000 गुणा 1 प्लस 8/100। इस बार घात में कितना मान आएगा, 3 के बराबर। अब हमें चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का मान समान आएगा कि नहीं आएगा। A2 की जगह A2 का मान लगाएंगे तो 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 की होल घात 1 को लिखना जरूरी नहीं है, माइनस में A1 का मान 10,000 के बराबर है। अब इसे हल करने का एक तरीका तो ये है, आप इस पूरे टर्म को सॉल्व कीजिए, उसमें से 10,000 माइनस कीजिए, जो भी आंसर आता है उसे लिख लीजिए। अब हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम कैलकुलेशन ज़्यादा कर पाएँ, क्योंकि हमें पावर 3 भी सॉल्व करनी है। तो इसीलिए यहाँ एक आसान तरीका क्या है, इन दोनों टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आ सकता है। इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में 10,000 कॉमन है। यदि हम पूरा 10,000 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 8/100, माइनस की जगह माइनस, ये जब पूरा बाहर लिया है तो इनकी जगह पर 1 बच रहे होंगे, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आंसर में मिल रहा होगा 10,000 गुणा 8/100। इसी तरीके से यदि हम A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो A3 की वैल्यू क्वेश्चन में अभी हमने यहाँ लिखी थी, तो वह बराबर थी 10,000 गुणा में 1 प्लस 8/100 की होल घात 2, माइनस A2 के लिए मान था 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 की होल घात। फिर से देखें इन दोनों टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ सकता है। 10,000 दोनों में कॉमन है और 1 प्लस 8/100 की घात को देखेंगे तो यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है। यदि छोटी घात को कॉमन निकाल लें, यानी कि 10,000 के साथ गुणा में 1 प्लस 8/100 को हम कॉमन निकाल लें, तो अंदर कितना बचेगा, 10,000 पूरा बाहर आ गया, 2 बार था इसमें से 1 बार हमने बाहर ले लिया है, तो 1 बार और बच रहा होगा माइनस। ये तो पूरा का पूरा टर्म हमने कॉमन लिया है, तो इनकी जगह पर 1 बचेगा। फिर से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, हमें आंसर में मिलेगा 10,000 गुणा 1 प्लस 8/100 और गुणा में 8/100। इसी तरीके से एक लास्ट बार इन्हें और सॉल्व करके बताएं। वैसे तो हमारी स्टार्टिंग की दोनों ही टर्म इक्वल नहीं आ रही हैं, मतलब AP नहीं बन रही होगी, लेकिन फिर भी A4 माइनस A3 फाइंड आउट करके बताएंगे। तो A4 के प्लेस पे A4 की वैल्यू लगाएं, 10,000 के साथ गुणा में 1 प्लस 8/100। A4 के लिए मान था घात में 3, माइनस में 10,000 गुणा में 1 प्लस 8/100 की होल घात 2। फिर से देखें क्या क्या कॉमन आ सकता है। 10,000 तो कॉमन है ही है, साथ यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 बार घात है, तो छोटी घात को कॉमन निकाल लें। 1 प्लस 8/100 की होल घात 2 को यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बच रहा होगा, 1 बार तो 1 प्लस 8/100 माइनस, जब ये पूरा बाहर आ गया है तो इनकी जगह पर 1 बच रहा होगा। फिर से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आंसर में मिल रहा होगा 10,000 गुणा में 1 प्लस 8/100 की होल घात 2 और गुणा में 8/100। यदि हम इन तीनों के तीनों टर्म्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम में A2 माइनस A1 का आंसर हमें मिला 10,000 गुणा 8/100, सेकेंड टाइम में आंसर मिला 10,000 गुणा 8/100, लेकिन साथ में एक टर्म और बढ़ गई और A4 माइनस A3 में यह पावर 1 बार और बढ़ जाती है। इसका मतलब है तीनों की तीनों वैल्यू अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जब कि तीनों के तीनों मान आपस में बराबर नहीं आ रहे होते हैं तो हमें फिर से लिख करके बताना है, क्योंकि A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2 is not equal to A4 minus A3। जब तीनों के सार्वंतर आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब है ये जो लिस्ट हमें दे रखी है वह एक AP का निर्माण नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ 4 ही पार्ट दे रखे थे, जिनमें हमने प्रत्येक पार्ट में इन्हें चेक करके बताया कि जो हमें नंबर की लिस्ट मिलने वाली है इस वर्ड प्रॉब्लम से वो AP का निर्माण कर रही है या नहीं कर रही है। तो अपने आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।